दुबई डिफेंस एक्सपो 2025 मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मेला जहां देशों की मिलिट्री पावर और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होता है। और इसी चमक धमक के बीच भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस घटना तेजस की टेक्नोलॉजी और भारत के डिफेंस एम्बिशंस पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मिशन है इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करना। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि जब कोई देश अपने सबसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर को दुनिया के सामने रखता है तो हर उड़ान एक स्टेटमेंट होती है। और जब उस उड़ान में कोई हादसा हो जाए तो वो भी एक स्टेटमेंट बन जाता है। ये सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और नेशनल प्राइड तीनों का एक बहुत पब्लिक टेस्ट होता है। तो चलिए सीधे उसी मोमेंट पर चलते हैं। दुबई एयर शो में आखिर हुआ क्या था? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये एक रूटीन डिस्प्ले फ्लाइट थी, लेकिन कुछ तो बहुत गलत हुआ। हाँ, हुआ ये कि विंग कमांडर नमांश स्याल, एक बेहद अनुभवी पायलट, वो तेजस MK1 को उसकी लिमिट्स तक पुश कर रहे थे। ये एयर शोज होते ही इसी के लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि विमान कितने अजाइल और केपेबल हैं। एक मुश्किल मैनूवर के दौरान विमान पर से उनका कंट्रोल हट गया और वो क्रैश हो गया। और सबसे दुखद बात यह है कि हमने एक बेहतरीन पायलट खो दिया। और ये किसी बंद दरवाजे के पीछे नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया की नजरों के सामने हुआ, एक इंटरनेशनल स्टेज पर। इस तरह के हादसे का असर तो सिर्फ एक विमान के नुकसान से कहीं ज्यादा होता होगा। हाँ, ये पोटेंशियल बायर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को एक बहुत अजीब मैसेज भेजता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका है। सोचिए, आप एक कार कंपनी हैं और अपनी नई स्पोर्ट्स कार को एक ग्लोबल ऑटो शो में लॉन्च कर रहे हैं और टेस्ट ड्राइव में एक्सीडेंट हो जाए। एग्जैक्टली। इससे लोगों के मन में शक तो पैदा होगा ही। भारतीय वायुसेना ने तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। वो हर छोटे से छोटे डिटेल की जांच करेंगे। जैसे कि क्या कोई मैकेनिकल फेलियर था? हाँ, मैकेनिकल फेलियर था। क्या मौसम ने कोई भूमिका निभाई, या मैनूवर खुद ही जरूरत से ज्यादा रिस्की था। लेकिन इस जांच का एक और पहलू भी है ना? मुझे याद है हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई थी कि हर हादसा, चाहे वो कितना भी दुखद क्यों ना हो, असल में प्रोग्राम के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये हादसा अब तेजस प्रोग्राम के लिए सबसे जरूरी डेटा पॉइंट्स में से एक बन गया है। विमान का जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, हाँ, वो क्रैश होने से पहले के हर पल का हिसाब रखता है। हर कंट्रोल मूवमेंट, इंजन का परफॉर्मेंस, सिस्टम के हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का, ये सारा डेटा तेजस के डिजिटल ट्विन में फीड किया जाएगा। डिजिटल ट्विन? एक मिनट, ये क्या होता है? ये कंप्यूटर पर बनाया गया विमान का एक 100% हूबहू मॉडल है। इस पर उस हादसे को हजारों बार सिमुलेट किया जाएगा, अलग अलग पैरामीटर्स बदलकर, ताकि ये पता चल सके कि असल में चूक कहाँ हुई। अच्छा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। शुरुआती F-16 विमानों में भी दिक्कतें थीं, लेकिन हर हादसे से मिले डेटा ने उसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक बना दिया। तो ये ट्रेजेडी तेजस को भविष्य में और ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाने की नींव भी रख सकती है। इस हादसे ने विमान पर तो सवाल उठाए ही हैं, लेकिन ये सवाल समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये विमान तेजस आखिर है क्या चीज। इसकी कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है जो दशकों पहले शुरू हुई थी। तेजस की कहानी असल में भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की जिद की कहानी है। 80 के दशक में भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर, खासकर सोवियत संघ पर निर्भर था। तब यह फैसला लिया गया कि हम अपना खुद का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। मकसद था पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों के बेड़े को बदलना। बिल्कुल। और दुनिया को दिखाना कि भारत भी कॉम्प्लेक्स डिफेंस टेक्नोलॉजी बना सकता है। ये सिर्फ एक विमान बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की चुनौती थी, डिजाइन से लेकर मेट्रोलॉजी, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्शन तक। और इस सफर में कई मुश्किलें आईं। डीलेज, बजट ओवररन्स, टेक्नोलॉजी पर लगे प्रतिबंध। आलोचक तो इसे कभी न खत्म होने वाला प्रोजेक्ट भी कहने लगे थे। बिल्कुल, इसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन नतीजा जो सामने आया, खास तौर पर इसका लेटेस्ट MK1A वेरिएंट, वो सच में इम्प्रेसिव है। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। हमारे कई लिसनर्स के लिए MK1A या एसा रडार जैसे शब्द सिर्फ टेक्निकल जार्गन है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जब हम कहते हैं कि MK1A एक बड़ा लीप है, तो इसका मतलब क्या है? चलिए, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं।
पुराने मैकेनिकल रेडार एक टॉर्च की तरह थे, जो एक बीम को घुमाकर एक बार में एक ही चीज पर रोशनी डाल सकते थे। तेजस MK1A में लगा ASA रडार एक बड़े LED पैनल की तरह है जिसमें हजारों छोटी-छोटी लाइटें हैं। ये लाइटें एक साथ एक ही समय में अलग-अलग दिशाओं में देख सकती हैं, कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकती हैं और दुश्मन के रडार को जैम भी कर सकती हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये लड़ाई का पूरा तरीका बदल देता है। वाह, ये तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब ये विमान एक ही समय में कई दुश्मन विमानों पर नजर रख सकता है। और आपने एवियोनिक्स का भी जिक्र किया था। एवियोनिक्स मतलब विमान का दिमाग और उसका नर्वस सिस्टम। इसका ग्लास कॉकपिट देखिए। पुराने विमानों के कॉकपिट में सैकड़ों सुइयां और मीटर होते थे, जिन्हें पढ़ना और समझना ही अपने आप में एक मुश्किल काम था। अच्छा, तो मतलब पायलट का ध्यान जरूरी जानकारी से ज्यादा मीटर पढ़ने में ही लगा रहता था। इससे उनका कॉग्निटिव लोड मतलब दिमागी बोझ बहुत बढ़ जाता होगा। एग्जैक्टली। तेजस MK1A में पायलट के सामने बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, जो सिर्फ वही जानकारी दिखाती हैं जो उस पल जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कार चलाते वक्त हमारा ध्यान सिर्फ स्पीडोमीटर पर होता है, इंजन ऑयल के प्रेशर पर नहीं। सही बात है। इससे पायलट अपने मिशन पर ज्यादा फोकस कर पाता है। और एक और शब्द जो बार बार आता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, सुनने में बहुत हाईटेक लगता है। ये क्या करता है? इसे ऐसे सोचिए कि विमान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार सिग्नल्स को पकड़ता है, उन्हें एनालाइज करता है और फिर उन्हें धोखा देने के लिए अपने सिग्नल भेजता है। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डीकॉल है। हाँ, अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो ये सिस्टम उसे भ्रमित करने के लिए हजारों नकली सिग्नल या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नॉइज भेज सकता है, जिससे मिसाइल असली तेजस को छोड़कर किसी खाली जगह पर चली जाती है। आज के युद्ध में बिना इस क्षमता के कोई भी लड़ाकू विमान एक आसान निशाना है। आपने इसकी खूबियां तो बका ही है, लेकिन आलोचक तो ये भी कहते हैं कि इतने साल लगने के बाद भी इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता अपने कंपेटिटर्स जैसे कि पाकिस्तान और चीन का जो साझा JF-17 है, उसके मुकाबले कम है। इस आलोचना में कितनी सच्चाई है? ये एक वैलिड पॉइंट है और इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, तेजस को एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य काम भारतीय सीमा के अंदर रहकर एक डिफेंडिंग रोल निभाना था। अच्छा, तो हाँ, इसकी रेंज और वेपन पेलोड F-16 या रफाल जैसे मीडियम या हेवी वेट फाइटर से कम है। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। ये वजन में हल्का है, इसलिए इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कमाल की है। मतलब ये हवा में बहुत तेजी से घूम सकता है। और छोटा होने की वजह से रडार पर भी मुश्किल से पकड़ में आता होगा। बिल्कुल, और इसलिए इसे मल्टी रोल विमान कहते हैं। ये भी एक ऐसा शब्द है जो हम बार बार सुनते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। आपको अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग टूल की जरूरत नहीं है। यही विमान हवा में दुश्मन के जेट से लड़ सकता है, मतलब एयर टू एयर कॉम्बैट। और अगले ही पल जमीन पर दुश्मनों के बंकरों को तबाह भी कर सकता है, यानी एयर टू ग्राउंड अटैक। ये वायुसेना को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जहाँ तक JF-17 से तुलना की बात है, ऑन पेपर कुछ चीजों में JF-17 बेहतर लग सकता है, लेकिन तेजस MK1A का ASI रडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट उसे एक ज्यादा एडवांस्ड और सर्वाइवेबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो इस सब टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री को समझने के बाद हम वापस आज के सवाल पर आते हैं। दुबई के इस घटना के बाद तेजस कार्यक्रम के सामने अब क्या चुनौतियां हैं और भविष्य की राह कैसी दिखती है? चुनौतियां कई हैं और वो सिर्फ टेक्निकल नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ाना। हाँ, ये तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है। भारतीय वायुसेना को सैकड़ों विमानों की जरूरत है। उन्होंने 83 MK1A विमानों का ऑर्डर दिया है और 97 और विमानों का ऑर्डर पाइपलाइन में है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी मांग से काफी पीछे है। और ये देरी वायुसेना के लिए एक बड़ी सिरदर्दी होगी, क्योंकि उनके MiG-21, जिन्हें उड़ता ताबूत भी कहा जाता है, बहुत पुराने हो चुके हैं। बिल्कुल, ये एक रेस अगेंस्ट टाइम है। दूसरी चुनौती, जैसा हमने बात की, पायलट सेफ्टी को लेकर पब्लिक कॉन्फिडेंस फिर से जीतना है। इस हादसे ने सुरक्षा प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। हर विमानन कार्यक्रम में हादसे होते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप उनसे सीखकर आगे बढ़ें। और तीसरी चुनौती है लगातार टेक्नोलॉजी को अपडेट करना। लड़ाकू विमानों की दुनिया में तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। आज जो अत्याधुनिक है वो 5 साल बाद पुराना हो सकता है। तो क्या ये दुर्घटना एक बड़ा झटका है
या जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, ये सुधार के लिए कैटलिस्ट भी बन सकती है, क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेशनल रेपुटेशन पर दाग लगा है, लेकिन दूसरी तरफ शायद अब सिस्टम में कमियों को दूर करने का प्रेशर भी ज्यादा होगा। मेरा नजरिया यही है कि ऐसी घटनाएं अक्सर सुधारों में तेजी लाती हैं। जब कोई हादसा होता है तो पूरे सिस्टम पर स्पॉटलाइट आ जाती है, कमजोरियां उजागर होती हैं और उन्हें दूर करने के लिए पॉलिटिकल विल और रिसोर्सेज दोनों बढ़ जाते हैं। जब कोई पायलट इतने जटिल युद्धाभ्यास करता है तो वो और मशीन एक हो जाते हैं, वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये एक डांस की तरह है। बिल्कुल, ये एक ऐसा डांस है जहां एक भी गलत कदम और सब कुछ बिखर जाता है। इस हादसे ने उस डांस की कॉम्प्लेक्सिटी और उसमें शामिल रिस्क को सबके सामने ला दिया है। अब जिम्मेदारी है कि मशीन को इतना फुल प्रूफ बनाया जाए कि रिस्क को कम से कम किया जा सके। और भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या तेजस के और भी एडवांस्ड वर्जन्स आने वाले हैं? जी हाँ, और यहीं पर भारत की असली एम्बिशन दिखती है। MK1A के बाद तेजस MK2 पर काम चल रहा है, जो मौजूदा संस्करण से बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम होगा। तो एक तरह से मीडियम वेट लड़ाकू विमान। हाँ, जो रफाल जैसे विमानों के गैप को भरेगा। इसके अलावा भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA और नौसेना के लिए एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर भी काम कर रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो तेजस सिर्फ एक अकेला विमान नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बड़े और महत्वाकांक्षी स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस प्रोग्राम का एक लॉन्चिंग पैड है। बिल्कुल सही। तेजस वो पहली सीढ़ी है जिसके अनुभव पर चढ़कर भारत AMCA जैसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाहता है। ये दिखाता है कि दुबई में जो हुआ उसके बावजूद भारत अपनी डिफेंस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तेजस इस यात्रा में एक मील का पत्थर है, मंजिल नहीं। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सार यही है कि दुबई की दुर्घटना एक दुखद और गंभीर झटका है, लेकिन तेजस कार्यक्रम सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन, उसकी बढ़ती हुई क्षमताओं और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और विंग कमांडर नमांश स्याल का बलिदान हमें हमेशा उस इंसानी कीमत की याद दिलाता है जो टेक्नोलॉजी में हर बड़ी छलांग के पीछे चुकाई जाती है। बिल्कुल सही कहा। अंत में डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस और उसमें शामिल रिस्क के बीच हमेशा एक संतुलन साधना पड़ता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन और कॉशन दोनों की एक साथ जरूरत होती है। तेजस की कहानी इसी संतुलन को साधने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है, जहां हर कामयाबी और हर नाकामी दोनों ही भविष्य का रास्ता तय करती हैं। और आज की इस बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे जिस पर हमारे लिसनर्स सोच सकते हैं। जब कोई देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, तो क्या इस सफर में असफलताएं और त्रासदियां सिर्फ एक स्वाभाविक हिस्सा है, या वे उस महत्वाकांक्षा की वो कीमत हैं जिसे चुकाना ही पड़ता है?